हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई नो बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो चुका है। इट्स बीन लाइक 1 वीक कि मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला। बट समटाइम्स जैसे हम चीज़ों को मूव करना चाहते हैं, चीज़ें वैसे मूव नहीं करती हैं। एंड इट्स कभी कभार हमें रेस्ट ले लेना चाहिए, बिकॉज कभी कभार हमारे हेल्थ इश्यूज़ कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। एंड कभी कभार बैक टू बैक चीज़ें इतनी हेक्टिक हो जाती हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते। सो एज आई प्रॉमिस यू, हम DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं एंड दिस विल हेल्प फॉर एवरी TGT साइंस स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि DSSB है तो ऐसा नहीं है कि स्टेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता है बिकॉज DSSB भी NCERT पे ही ज़्यादा फोकस रखता है। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। सबसे पहले इसमें है फिज़िक्स। Okay, and this paper is TGT Natural Science Female, and this exam was conducted on 27th of September 2021. Okay, so first question that was asked in the exam was कि वो कौन सी वेव है जिनकी फ्रिक्वेंसी ऑडिबल रेंज के बिलो है। तो हमें क्लास 9 साउंड चैप्टर में ये क्लियरली लिखा गया है कि ह्यूमन ईयर की ऑडिबल साउंड होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगर कोई भी साउंड उससे नीचे है तो वो है हमारी इंफ्रासोनिक साउंड, जो बेबीज़ पहले सुन लेते हैं बट जैसे जैसे वो अडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं तो वो उनकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। और अगर यहीं पे पूछा जाता द वेव विद द फ्रिक्वेंसी अबव द ऑडिबल रेंज, तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। वो कहाँ पे यूज़ होती है? सोनार में यूज़ होती हैं, क्रेवाइसिस को क्लीन करने के लिए यूज़ होती हैं एंड मैनी मोर फंक्शन। सो ये बहुत अच्छे से क्लास 9 के NCERT में गिवन है, सो यू हैव टू स्टडी इट फ्रॉम देयर। सो इन्होंने बोला है कि जो इंफ्रासोनिक वाइब्रेशन है उसको हम स्ट्रेस वेव भी बोलते हैं इलास्टिक मीडिया में, जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है साउंड वेव से बिलो होती है 20 हर्ट्ज के नीचे। द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो जियोलॉजिकल वाइब्रेशन तक एक्सटेंड हो रखी है और ये एक साइकिल कंप्लीट करती है 100 सेकेंड या उससे लॉन्गर पे। इंफ्रासोनिक वेव और साउंड वेव जो है उनकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है 0.1 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज। तो ये आपको रेंज लर्न करनी है, आपसे रेंज पूछी जा सकती है। अब जो सुपरसोनिक वेव्स हैं वो क्या होती हैं? जो सुपरसोनिक वेव्स हैं उनको हम स्पीड ऑफ वेव से रिलेट करते हैं और उनकी जो स्पीड है वो ग्रेटर होती है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होती है? 331 मीटर पर सेकेंड, 331 मीटर पर सेकेंड। अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। और जो हाइपर साउंड है, हाइपरसोनिक, उसको हम कभी कभार प्रे ईटर साउंड भी बोलते हैं और माइक्रो साउंड भी बोलते हैं। ये वो साउंड वेव होती है जिनकी फ्रिक्वेंसी 10⁻13 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन इलेक्ट्रिक मोटर। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है और क्यों यूज़ करते हैं? जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है उसको हम यूज़ करते हैं फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कि फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, और इसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम अपना थंब प्लेस करते हैं हम अपना थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्लेस करते हैं सच दैट जो मिडल फिंगर है वो उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी जहाँ पे हमारा करंट का फ्लो होगा, इंडेक्स फिंगर उस डायरेक्शन में फ्लो करेगी जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी फ्लो होगी, और थंब जो है वो डायरेक्शन बताएगा फोर्स की कि वो कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसको हम इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ करते हैं, जबकि जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है उसको हम इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज़ करते हैं। सो ये आप अपने नोट्स में ऐड करोगे कि लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रिक मोटर में और राइट हैंड रूल इलेक्ट्रिक जनरेटर में। ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफल। एक रिफल दी गई है जिसका मास 8 kg है। उन्होंने फायर करा बुलेट एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। तो हमें मास गिवन है, जो जो चीज़ें गिवन है पहले लिख लो, फिर हमें स्पीड गिवन है, मतलब इनिशियल स्पीड की जब हमने रिफल चलाई थी तो 300 मीटर पर सेकेंड से हमने उस स्पीड से बुलेट गई। अगर हमने रिफल को रिकॉइल किया किस वेलोसिटी से? 1.5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स से, तो हमें मास निकालना है बुलेट का। तो हमें मास ऑफ रिफल गिवन है, स्पीड ऑफ बुलेट गिवन है, मास ऑफ बुलेट हमें लेट करना है। तो स्पीड ऑफ राइफल हमें गिवन है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करेंगे जिसमें होता है MR/VR। हमने R राइफल के लिए ले लिया और बुलेट के लिए B ले लिया। अब हमें B निकालना है, तो सिंपली आप अपनी वैल्यूज़ डाल के
यहाँ पे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। अब है अगर हमने बार मैग्नेट को हैंग किया, ये सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई ऑलवेज इज सी टेट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो। इफ़ वी हैंग अ बार मैग्नेट विद अ स्ट्रिंग इट विल ऑलवेज रेस्ट इन अ डायरेक्शन ऑफ, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगा। और फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव करती है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है अर्थ का वो जोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में लाई करता है, और जो अपोजिट पोल हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोल जो है वो रिपेल करते हैं, और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे जाके ख़त्म होती है। नाउ वी हैव क्वेश्चन, अ करेंट ऑफ 1 एम्पेयर is drawn by filament of electric bulb for fourth part of an hour. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. तो हमें इलेक्ट्रिक करंट गिवन है, करंट की जो ऐसा यूनिट है वो एम्पेयर होती है, टाइम हमें 1 आवर गिवन है, आर को हम मिनट में चेंज कर लेंगे तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। अब हमें निकालना है फोर्थ पार्ट ऑफ आर। अब एक आवर में 60 मिनट है तो 60 को 4 से डिवाइड करो, 15 मिनट निकालना है। हमें पता है चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है। तो सबसे पहले हमने निकाला हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने टाइम निकाला तो 15 को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 900 सेकेंड टाइम आ गया। अब हमें चार्ज पूछा गया क्वेश्चन में, करंट हमें 1 एम्पायर गिवन है, टाइम हमारा 900 सेकेंड हो गया, तो आपका आंसर हो गया 900 कूलम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो लिक्विड में कम होती हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड। शेप ऑफ लिक्विड जो है वो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। जो वॉल्यूम है और गिवन मास है लिक्विड का उसको हम इजीली चेंज करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ लिक्विड इज़ नॉट सो इजी टू चेंज। तो यहाँ पे आपका आंसर है 1, 2, 4। थर्ड क्वेश्चन क्यों गलत है? सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट सही है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो लिक्विड में लेस होती हैं, सॉलिड्स में ज़्यादा होती हैं। येस, क्योंकि जो लिक्विड है उसमें जो सब्सटेंसेस के बीच की गैपिंग है वो ज़्यादा हो जाती है सॉलिड के कंपैरिजन में। हम लिक्विड की शेप इजीली चेंज कर सकते हैं, पर जो वॉल्यूम है गिवन मास ऑफ लिक्विड की वो इजी नहीं होती चेंज करने में, इसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड को चेंज करने के लिए। दैट्स व्हाई योर थर्ड स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। और जो वॉल्यूम है गिवन मास ऑफ लिक्विड वो ईजी नहीं होता चेंज करना। Then which of the following law principle have been applied to form the principle of hydraulic lift used to raise heavy loads? This question was asked from class 11. So यहाँ पे आपका आंसर होगा सिंपली पास्कल लॉ। दोनों नहीं लगेंगे, सिर्फ पास्कल लॉ लगेगा। अब वो होता क्या? पास्कल लॉ हैज़ बीन अप्लाइड टू फॉर्म प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिसको हम यूज़ करते हैं हैवी लोड्स को रेस करने के लिए। पास्कल लॉ वो प्रिंसिपल है फ्लूइड मैकेनिक्स का जिसको ब्लेज पास्कल ने दिया। अब देखो DSSP में ना तुम्हें साइंटिस्ट के नेम भी पता होने ज़रूरी हैं क्योंकि वो पूछ लेते हैं। ये ब्लेज पास्कल ने दिया था और उन्होंने ये बोला था कि जो प्रेशर है वो किसी भी पॉइंट पे चेंज हो सकता है कन्फाइंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में, और वो ट्रांसमिट होता है फ्लूइड के थ्रू, जिससे क्या होगा सेम ही चेंज प्रेशर की वजह से जो आता है वो हर जगह सेम ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मेजर पोर्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज टू द अपर पोर्शन ऑफ वायर। सो आज आपका होमवर्क है ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बीच में डिफरेंस लिखना, ठीक है। डायरेक्ट करंट ऑफ सेम वोल्टेजेस एज इज ऑल्टरनेट करंट इज मोर डेंजरस बिकॉज इन डायरेक्ट करंट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट डजेंट चेंज। देखो पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि जो मेजर पोर्शन है ऑल्टरनेटिव करंट का वो अपर पोर्शन ऑफ वायर के थ्रू फ्लो होता है। यू कैन लर्न इट अगर आपको नहीं पता। डायरेक्ट करंट जो है सेम वोल्टेज जितना ऑल्टरनेटिव करंट का वो ज़्यादा डेंजरस है। क्यों? डायरेक्ट करंट में सीधी सप्लाई हो रही है, ठीक है। ऑल्टरनेट करंट में वो रुक रुक के ऑल्टरनेटिवली हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है ना वो थोड़ा सा वैरी कर रहा है, ओके। डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर दैट वर्क ऑन डायरेक्ट करंट। अब यहाँ पे इन्होंने उल्टा लिखा है। देखो डायरेक्ट करंट जो है वो है कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो प्राइम एग्जांपल है हमारा डायरेक्ट करंट का। और जो डिवाइसेस हैं इलेक्ट्रिक मोटर वो किस पे वर्क करते हैं? वो डायरेक्ट करंट पे वर्क नहीं करते, वो ऑल्टरनेट करंट पे वर्क करते हैं। अब हमें गिवन है क्वेश्चन, एक वेव है जिसकी वेवलेंथ है 0.50 सेंटीमीटर। अब देखो या तो तुम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो या मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, क्योंकि तुम्हें अलग अलग वो गिवन है, तो यहीं पे बच्चा गलती करता है। अ वेव ऑफ वेवलेंथ 0.50 सेंटीमीटर इसको प्रोड्यूस किया गया एयर में और ये ट्रैवल कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछी गई है फ्रिक्वेंसी एंड क्वेश्चन इज रियली वेरी वेरी ईजी।
बिकॉज सिंपल से आपको फॉर्मूला निकालना है, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रिक्वेंसी अपॉन लैम्डा। ओके, सो हमें फ्रिक्वेंसी निकालना है तो वेलोसिटी अपॉन लैम्डा आ गया। वेलोसिटी गिवन है 250 मीटर पर सेकेंड। अब 0.50 को आप कन्वर्ट करोगे मीटर में एंड आपकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। Which of the following statement is are true? If a body does not change its position, it is at rest. The second statement is there is no meaning of rest or motion without the viewer. So आपका यहाँ पे करेक्ट कोड हमें सिलेक्ट करना है, तो दोनों ही चीज़ें ट्रू हैं। क्यों? कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मान लो कोई इंसान है, वो मूव कर रहा है, ट्रेन में मूव कर रहा है, वो मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू पर्सन जो ट्रेन के बाहर खड़ा है, पर वो उस पर्सन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है जो ट्रेन में बैठा हुआ है। यहाँ पे मतलब व्यूअर चाहिए हमें, व्यूअर से वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, सो ये आपको हो गया। अब है आपका एन ऑप्टिकल फाइबर इज़ वेरी थिन फाइबर मेड अप ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर की कंपोजिशन पूछी गई है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो एक तरह से ट्रांसमिशन मीडियम, मतलब जिससे हमारी साउंड वगैरह पास हो सकती है, ये एक तरीके का ट्रांसमिशन मीडियम की तरह डालता है, जिसमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन किससे बना है? ग्लास और प्लास्टिक मटेरियल से, कॉपर से नहीं बना होता। सो यू हैव टू लर्न इट। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, आपका आंसर सिंपल होगा, डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ओके, इसके आप पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन। डायमेंशन ऑफ स्पीड, ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत इन्होंने डिफ़िकल्ट डायमेंशन नहीं पूछी, बहुत इजी डायमेंशन पूछी है। सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस्ड बैरोमीटर, बैरोमीटर किसने दिया था? टॉरिसेलाई ने। देखा, मैंने पूछा था ना, साइंटिस्ट पूछ लेते हैं। तो इवेंगेलिस्टा टॉर्सेलाई जो है उन्होंने बैरोमीटर को इन्वेंट किया था इटली में। और ये किस लिए यूज़ होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, जो फॉरकास्टिंग ऑफ वेदर और ऑल्टीट्यूड डिटरमाइन करने में यूज़ होता है। अब एक और न्यूमेरिकल, कितना टाइम लगता है एक 4 किलोवाट इमर्शन रॉड को अगर हम रेज करते हैं, मतलब डालते हैं 1 लीटर वाटर में, तो कितना टाइम वो लेगी उसको हीट करने के लिए? तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम गिवन है कि 1 लीटर वाटर गिवन है और 1 लीटर को हम ग्राम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। सो डेसीमीटर क्यूब नहीं। अब हमें चेंज इन टेम्परेचर दिया तो डेल्टा टी निकालेंगे 60 - 30 करके 30 डिग्री सेल्सियस। और हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है क्वेश्चन में एंड पावर हमें गिवन है 4 किलो वोल्ट। सो हमें सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है एनर्जी का, MC डेल्टा टी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। टाइम निकालना है, आप सारी वैल्यूज़ पुट करो, आंसर निकल जाएगा। अब जो कर्वेचर है हमारी आई लेंस का, वो किससे ऑल्टर होता है? तो कॉर्निया, रेटिना, विट्रस ह्यूमर, ये तीनों ही चीज़ें कर्वेचर में हेल्प नहीं करती हैं, हमारी सिलियरी मसल्स हेल्प करती हैं। तो सिलियरी मसल जो है वो इंट्रिंसिक मसल है आई की, जो एक रिंग की तरह बनती है, स्मूथ मसल ऑफ आई की, और ये कंट्रोल करती है अकोमोडेशन फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट, कि हमें कितना डायलेट करना है, कितना कॉन्ट्रैक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ लाइट रे रिफ्लेक्टेड बाय स्मूथ सरफेस? देखो, पहला क्वेश्चन सही है, पहली स्टेटमेंट सही है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, सेकेंड भी सही है, बट सेकेंड इज नॉट, मतलब सेकंड गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे लिखा है नॉट कोप्लेनर, जबकि ये कोप्लेनर होता है। जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंस के कोप्लेनर होता है। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा 1 and 3। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन, सन रेडिएट अबाउट डैश जूल एनर्जी एवरी सेकेंड, सो देर इज अ नेगेटिव मार्किंग। इफ ये क्वेश्चन आपको नहीं पता, यू कैन स्किप एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following represent the critical angle of medium for light going from medium to the air? So this question was from ray optics class 12th and ये आप खुद से सॉल्व करोगे। SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, जो पावर है उसको हम बोलते हैं 1/फ्रीक्वेंसी, और उसकी SI यूनिट होती है 1D इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स, एंड D को हम क्या बोलते हैं? डायोप्टर। ओके, अब पूछा गया है 21st क्वेश्चन, कौन सी गैस ऐसी है जो 75% ऑफ बायोगैस बनाती है? सो सिंपली हमें पता होना चाहिए मीथेन। ओके, कि जो बायोगैस है उसको हम गोबर गैस भी बोलते हैं, और ये वन ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्स है। मेजर कंपोनेंट है 75% मीथेन, उसके बाद आती है CO2, देन वी हैव नाइट्रोजन एंड द लीस्ट इज हाइड्रोजन। Which of the following statement is incorrect about biofuel? It is an important fuel produced from leftover food product like vegetable oil, animal fat. Correct. It can be made when large amount of crop high in sugar starch content are grown, then fermented with these to produce ethyl alcohol and ethanol.
दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और उन्होंने पूछा कि कौन सी इनकरेक्ट है, सो आपका आंसर होगा नाइदर 1 एंड नाइदर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अब पूछा गया कौन सा ट्रू है. रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड जो है वो हायर है सॉलिड से. यस. गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. यस, क्योंकि गैसेज के जो पार्टिकल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, जबकि लिक्विड और सॉलिड में से कम होता है. तो गैसेज जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हो सकती हैं. और जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो गैस में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में सबसे ज़्यादा, सबसे कम सॉलिड में होता है. इन 1961 फॉर ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट डैश आइसोटोप वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास. सो आपका आंसर होगा यहाँ पे कार्बन 12 एंड दिस इज आस्क्ड फ्रॉम केमिस्ट्री फ्रॉम क्लास 11th. द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ पावर हॉर्स पावर इज इक्वल टू, सो दिस इज आपको लर्न होना चाहिए 746 वाट. The number of atom constituting a molecule is known as atomicity, atomic weight, atomic mass, atomic number. So आपका आंसर होगा atomicity जो है उसको हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट है. अब फोर जनरेटिंग विंड एनर्जी, विंड स्पीड जो है वो हायर होनी चाहिए. किससे? इतनी स्पीड से जिससे हम रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ टरबाइन को मेंटेन कर सके. सो ये लर्निंग है 15 किलोमीटर पर आवर. इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल अप टू. लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होता है? 2881. तो जो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो एप्लीकेबल है कैल्शियम तक. न्यूलैंड का जो टेबल है वो किसने बनाया था? जॉन न्यूलैंड ने 1866 में. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने ये बोला कि जो एलिमेंट है जब वो ग्रुप किए जाते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑर्डर से, तो जो करेक्टरिस्टिक है 8 एलिमेंट का वो सेम होता है फर्स्ट वाले का. पर ये एप्लीकेबल कहाँ तक है? सिर्फ कैल्शियम तक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन एज स्टेटेड बाय प्राउस्ट. तो प्राउस्ट ने क्या बोला था कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा कुछ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास से प्रेजेंट होंगे. सो दैट्स वाई क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है? 273 केल्विन होता है. सो सी इसका आंसर है. प्लाज्मा स्टेट, ये है स्टेट ऑफ मैटर एंड दिस इज ऑल्सो योर चैप्टर फ्रॉम केमिस्ट्री. द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली एनर्जेटिक एक्साइटेड फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेज. एंड इस पर क्वेश्चन एचटेट में भी आया था, बोन आइंस्टाइन मटेरियल और प्लाज्मा से रिलेटेड कुछ. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं. क्यों? क्योंकि हम इसको एक्सट्रीम लो प्रेशर पे सॉलिडिफाई करते हैं. ये बात बिल्कुल करेक्ट है. उसके बाद है इट सॉरी हाँ, हमें करेक्ट कोड चूज़ करना है. सो आपका सिर्फ सेकंड सही होगा, फर्स्ट सही क्यों नहीं होगा? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं और ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसका टेम्परेचर जो है वाटर आइस से कम होता है और कोई भी रेजिड्यू लीव नहीं कर सकता है. इट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड ड्राई आइस टू कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट चेंजिंग इन टू लिक्विड फेस. मतलब यहाँ पे लिक्विड फेस नहीं आता है, हम इसको सॉलिडिफाई नहीं करते, इसलिए हमारा ए स्टेटमेंट गलत है एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैज़ हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू. देखो ये क्वेश्चन तो इतना रिपीटेड है, सी टैट में ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेटिव ईयर पे ये क्वेश्चन रिपीटेड है. एंड ये आपसे पूछा गया है क्लास 8th में. एक चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम, वहाँ से तुम पढ़ो, एक ही टेबल है बट अच्छे से है. जो एंथ्रासाइट है उसको हम बोलते हैं हार्ड कोल, वो हाईली मेटामॉर्फ होता है कोल से. एंथ्रासाइट जो है 87 to 96% ये इन्होंने वो बता रखा है कि कितना इसमें कोल का प्रेजेंस है. जो कैलोरीफिक वैल्यू है सब्सटेंस की उसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाय यूनिट वेट ऑफ सब्सटेंस. तो एंथ्रासाइट की जो है हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होती है. ओके, क्लास 8th के बाद ना तुम क्लास 11 से भी पढ़ना, ये थोड़ा डिटेल में पूछा गया है क्योंकि पीट लिग्नाइट गिवन है, एंथ्रासाइट सब बिटुमिनस वाज गिवन इन क्लास 11th. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमिटेड व्हेन हाइड्रोजन इज बर्न्ड. ओके, सो आपका आंसर होगा वाटर वेपर. वाटर वेपर तब इमिटेड होती है जब हाइड्रोजन को बर्न किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जब बर्न होता है वो केमिकल रिएक्शन के अंडर जाता है, हाइड्रोजन कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, जिससे क्या है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स. सो आपका आंसर होगा यहाँ पे सॉलिड. अब ये है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट नहीं है. सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपको पढ़नी है एंड वो आपको पता चल जाएगा. दीज आर द पोस्टुलेट्स, यू हैव टू लर्न इट. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ विंड्स. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डेनमार्क. अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट.
ये बात सही है। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो एटम इज होल इज नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये बात बिल्कुल गलत है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया गया था जे थॉमसन से 1994 में, ये हुआ था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद। हाउएवर जो एटॉमिक न्यूक्लियस है वो अभी तक नहीं डिस्कवर हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल जो एटम है उसमें पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं और एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं। अब पूछा है एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा। अब एटॉमिक रेडियस को हम कैसे निकालते हैं कि दो न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस है आइडेंटिकल एटम्स के उसको हम हाफ से डिवाइड कर देते हैं, बट वो दो न्यूक्लियाई कोवलेंटली बॉन्डेड टुगेदर होने चाहिए। तो आर हो गया डिस्टेंस अपॉन 2। जो यूनिट है एटॉमिक रेडियाई की उसको हम बोलते हैं पिकोमीटर, जो होती है 10⁻⁻12। सो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम वो होता है 74 पिकोमीटर। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो 37 पिकोमीटर। देन वी हैव मेंडलीव पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ने ये स्टेट किया था कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक मासेस का। मेंडलीव ने क्लासीफाई किया एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, अरेंज दिस एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव ने क्लासीफाई किया था पीरियोडिक टेबल को हॉरिजॉन्टल रो में, जिसमें 7 पीरियड थे और वर्टिकल कॉलम 18 थे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क फ्रॉम क्लास 8th एंड ये एक्टिविटी बॉक्स में गिवन है। सो आपका आंसर होगा यहाँ पे मैचस्टिक हेड। मैचस्टिक हेड एक रिएक्टिव मिक्सचर को कंटेन करता है जिसमें एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट प्रेजेंट होता है, उसको हम ग्लू के थ्रू हेल्ड करते हैं। मैचेस में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और रेड फॉस्फोरस को हम स्ट्राइकिंग सरफेस पे रखते हैं, जैसे वो स्ट्राइक करेगा वो बर्न आउट कर जाएगा। बट आज वी नो कि रेड फॉस्फोरस इज हाईली हार्मफुल, सो इन टुडेज सिनेरियो रेड फॉस्फोरस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय वाइट फॉस्फोरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। सो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, आप ये क्वेश्चन खुद से करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड फ्रॉम क्लास 8th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। यू हैव टू लर्न द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड देन you will be able to select the right answer. So that's all for today. This question paper constitute 100 questions and we are done with 44 questions. Let me check. मैं 50 क्वेश्चंस करवा देती हूँ, 50 कल करेंगे। एसिटिक एसिड हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट। एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 16.5 डिग्री सेल्सियस और 290 केल्विन। आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, क्योंकि आउटर लेयर जो है वो स्टोन्स टाइप स्ट्रक्चर से बनी है, सो लिथोस्फेयर। एक एल्कली है वो बेस है क्योंकि वो वाटर पे सॉल्यूबल है और सॉल्यूबल होने के बाद सोपी टेक्सचर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज अवेलेबल फ्रॉम हैविया ब्रेसिलेंसिस। बहुत ईजी है, नेचुरल रबर। क्लास 11th की एनसीईआरटी में गिवन है। ऑल मेटल एक्सेप्ट डैश एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मर्करी, बहुत ईजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। सो यहाँ पे आंसर है आपका गोल्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम कल करेंगे। आज आप 50 क्वेश्चंस अच्छे से करो। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सिंसे। एंड अब हम ट्राई करेंगे जितना रेगुलर मैं रह सकूँ उतना मैं रेगुलर रहने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड जितने ज़्यादा मैं डीप एसपी के तुम्हें प्रीवियस से क्वेश्चन करवा सकूँ उतने मैं करवाऊँगी।